हेलो स्टूडेंट्स, आई एम राजश्री राउत एंड आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि कंसेप्ट्स ऑफ कल्चर, मतलब जो भी मास्टर कल्चर होता है या फिर वर्किंग कल्चर या सीड कल्चर होता है, उनके कॉन्सेप्ट्स क्या है। पिछले लेक्चर में हमने देखा कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्क्रीनिंग। तो आज के लेक्चर में हम कल्चर्स देखने वाले। स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मास्टर कल्चर, वर्किंग कल्चर एंड सीड कल्चर। मतलब ये सब कल्चर्स क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द मास्टर कल्चर। सो मास्टर कल्चर मतलब क्या होता है कि ये इट इज़ द कल्चर विच इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द रेफरेंस कल्चर। इसका मतलब है रेफरेंस कल्चर में क्या क्या आता है कि द कल्चर विच इज़ ऑब्टेन बाय अमेरिकन टाइप कल्चर कलेक्शन और माइक्रोबियल टाइप कल्चर कलेक्शंस और अदर रिकॉग्नाइज कल्चर कलेक्शंस। इनसे जो भी कल्चर होता है डिराइव, मतलब उनसे हम क्या करते हैं, ये कल्चर मास्टर कल्चर प्रिपेयर करते हैं। ओके, सो ये जो मास्टर कल्चर होता है वो क्या करते हैं, हम स्टोर करके रखते हैं। एक तो या फिर ये फ्रीज ड्राई करते हैं, इसका मतलब लायोफिलाइज करते हैं, या फिर लो टेम्परेचर पे सस्पेंशन करके इसे स्टोर करते हैं। ओके, सो मास्टर कल्चर क्या होता है कि ये ओरिजिनल सेट ऑफ कल्चर होता है विच इज़ ऑब्टेन फ्रॉम प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्क्रीनिंग एंड दिस मास्टर कल्चर इज़ प्रिजर्व फॉर लॉन्ग टाइम। मतलब जब भी हम ये मास्टर कल्चर आइसोलेट करते हैं या फिर डिराइव्ड करते हैं तो उससे क्या करते हैं, हम लॉन्ग टाइम के लिए या फिर लॉन्ग पीरियड के लिए प्रिजर्व करके रखते हैं। इसका मेन एम क्या है कि हमें कल्चर मेंटेन करके रखना है कि उसमें जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम कल्चर करके रख रहे हैं उसमें कोई भी जेनेटिक या फिर फिजियोलॉजिकल चेंजेस नहीं होने चाहिए फॉर लॉन्ग पीरियड्स। सो ये मास्टर कल्चर होता है। जब हम लैब में या फिर इंडस्ट्रियल एरिया में यूज़ करते हैं कल्चर, तो मास्टर कल्चर से हम एक स्टॉक कल्चर तैयार करके रखते हैं या फिर वर्किंग कल्चर तैयार करके रखते हैं। तो जब भी हमें किसी ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करना हो या फिर उसे लेना हो तो हम क्या करेंगे, स्टॉक कल्चर से या फिर वर्किंग कल्चर से लेंगे। हम मास्टर कल्चर को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते, वो सिर्फ तब भी हम यूज़ करेंगे जब हमारा वर्किंग कल्चर कंटामिनेटेड हुआ होगा। ओके, तो उसके बाद में है स्टॉक कल्चर। तो स्टॉक कल्चर ये क्या है कि डिराइव्ड फ्रॉम मास्टर कल्चर, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द वर्किंग कल्चर। मतलब हमें जब भी डे टू डे लाइफ में कल्चर की यूज़ होती है तो हम क्या करते हैं, स्टॉक कल्चर यूज़ करते हैं। सो द स्टॉक कल्चर is derived from a master culture or a reference culture and use on a regular basis। मतलब हमें ये कल्चर हम क्या करते हैं, रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द वर्किंग कल्चर। इस जबकि हम ये क्या कर रहे हैं, डे टू डे लाइफ या फिर डे टू डे वर्क के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो ये क्या होता है, वर्किंग कल्चर होता है। सो द वर्किंग कल्चर, the cells from this working culture are in physiologically active log phase. Okay, so they are preserved on nutrient agar slant or nutrient agar plates and it is refrigerated at 2 degree to 8 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये जो कल्चर है हम स्टॉक कल्चर बनाए रखते हैं, इसकी जो सेल्स होती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, ये कैसी होती है, एक्टिवली लॉग फेज में होती है। ठीक है, और ये क्या करते हैं, हम प्रिजर्व किस पे करते हैं, तो न्यूट्रिएंट स्लांट या फिर न्यूट्रिएंट अगर प्लेट पे, और रेफ्रिजरेट करके रखते हैं 2 डिग्री सेल्सियस टू 8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सो एंड हम क्या करते हैं, इसे रेगुलर बेसिस पे चेक करते रहते हैं कि इसमें अगर कोई कंटामिनेशन हुआ हुआ होगा या फिर कोई जेनेटिक स्टेबिलिटी या फिर फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक के लिए हम क्या करते हैं, इसे रेगुलरली चेक करते रहते हैं। ओके, सो उसके बाद है सीड कल्चर। सीड कल्चर इज़ एक्चुअली परफॉर्म्स फर्मेंटेशन। मतलब सीड कल्चर और इसे क्या कहते हैं, स्टार्टर कल्चर भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, एक्चुअली परफॉर्म करता है फर्मेंटेशन। मतलब हम जब भी फर्मेंटेशन प्रोसेस करने वाले हैं तो उसमें
हमने जो भी कल्चर डाला है वो क्या होगा, सीड कल्चर, मतलब वो एक्चुअल क्या करेगा, फर्मेंटेशन प्रोसेस स्टार्ट करेगा. ओके, सो इट इज़ द फाइनल इनोकुलम जनरेटेड फॉर लार्ज स्केल फर्मेंटेशन. मतलब ये क्या होगा, एक इनोकुलम होगा फाइनल की जो हम लार्ज स्केल फर्मेंटेशन के लिए यूज़ करेंगे. ओके, सो द लार्ज क्वांटिटी ऑफ बायोमास एंड ऑल द सेल्स आर एक्टिवली ग्रोइंग इन द लॉग फेज. मतलब ये जो इनोकुलम होगा उसमें क्या होगा, लार्ज क्वांटिटी ऑफ बायोमास प्रेजेंट होगा और जो भी सेल्स होंगे वो क्या होंगे, एक्टिवली ग्रोइंग होगी. ओके, ये सब कैसे होंगे, लॉग फेज में होंगे. ठीक है. सो नेक्स्ट है कि इनोकुलम डेवलपमेंट. मतलब अगर हमें इंडस्ट्रियल लेवल पे फर्मेंटेशन करना है तब हम उसमें बैक्टीरिया की एडिशन करेंगे. तो उसके लिए सबसे पहले हमें प्रिपरेशन करना होगा. हम डायरेक्टली उसे ऐड नहीं कर सकते क्योंकि वो जो फर्मेंटर रहता है वो बहुत बड़ा और उसमें मीडिया भी यूज़ होगा, वो बहुत ज़्यादा होगा. सो इसके लिए हमें स्टेप बाय स्टेप क्या करना पड़ता है कि कल्चर या फिर इनोकुलम डेवलपमेंट करना पड़ता है. ठीक है. सो उसमें डिफरेंट स्टेजेस होते हैं. सो अब इस इनोकुलम डेवलपमेंट या फिर डेवलपमेंट ऑफ इनोकुलम में हम क्या देखने वाले हैं कि ये इनोकुलम जो है रहता है वो हम कैसे डेवलप करेंगे फॉर द फर्मेंटेशन प्रोसेस. सो द डेवलपमेंट ऑफ एक्टिव लॉगेरिथमिक माइक्रोबियल कल्चर दैट इज सुटेबल फॉर द फाइनल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन लेवल नोन एज द इनोकुलम डेवलपमेंट. मतलब ये जो भी इनोकुलम रहता है वो कैसे होता है, एक्टिव, हेल्दी एंड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेज में. ये जो सेल्स रहते हैं वो कैसे रहती है, मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनोकुलम में वो कैसे एक्टिव रहते, हेल्दी और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेज में रहते. ठीक है. सो यहाँ पे डिफरेंट स्टेप्स यूज़ किए जाते हैं. फॉर एग्जांपल द प्रिपरेशन ऑफ इनोकुलम या फिर मॉनिटरिंग इनोकुलम डेवलपमेंट और उसके बाद ट्रांसफ़र ऑफ इनोकुलम टू द फर्मेंटर वेसल. ठीक है. सो सबसे पहले क्या होता है कि प्रिपरेशन ऑफ इनोकुलम. इसमें क्या होता है कि माइक्रोबियल इनोकुलम सीड कल्चर हैज़ टू बी प्रिपेयर फ्रॉम प्रिजर्व कल्चर सो दैट इट कैन बी यूज फॉर द फर्मेंटेशन. मतलब हम क्या करते हैं, सीड कल्चर प्रिपेयर करते हैं जो भी हमारा प्रिजर्व कल्चर रहता है उससे फॉर द फर्मेंटेशन प्रोसेस. So the first generation culture is prepared from the preserved culture on agar slant. Then subculture to prepare working culture. मतलब हम क्या कर लेंगे, फिर वर्किंग कल्चर प्रिपेयर कर लेंगे. इन स्मॉल फर्मेंटेशन प्रोसेस वर्किंग कल्चर इज़ यूज एज एन इनोकुलम बट फॉर लार्ज स्केल फर्मेंटेशन इनोकुलम प्रिपरेशन इन्वॉल्व्स एडिशनल स्टेप. जब भी हम लार्ज स्केल में फर्मेंटेशन करना है हमें तो इसमें क्या होंगे, थोड़े से ज़्यादा स्टेप यूज़ होंगे फॉर द इनोकुलम डेवलपमेंट. ठीक है. तो स्टेराइल सलाइन वाटर और लिक्विड न्यूट्रिएंट मीडियम कंटेनिंग ग्लास बीड्स इज एडेड टू द agar slant and shaken so that a microbial suspension is obtained. This suspension is transferred to a flatbed bottle which contains sterile agar medium. So the microorganisms are allowed to grow by incubating the bottle. Okay. So the microbial cells from flat bell bottles are transferred to a shake flask containing the liquid nutrient medium. Okay. मतलब हम क्या कर, इस स्टेप्स में हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा वर्किंग कल्चर है उससे क्या कर लेते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप इनोकुलम डेवलपमेंट करते हैं. ठीक है. सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए इनोकुलम फ्लास्क में ऐड करेंगे. उसके बाद हम इसे रोटरी शेकर पे प्लेस करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, ऐसे स्टेप बाय स्टेप हम इनोकुलम डेवलपमेंट करेंगे. ये क्या है कि प्रिपरेशन ऑफ इनोकुलम. उसके बाद क्या होता है कि मॉनिटरिंग इनोकुलम डेवलपमेंट. उसमें क्या होता है कि स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ कल्चर कंडीशन एंड द मॉनिटरिंग सिस्टम इज रिक्वायर्ड फॉर डिटरमाइनिंग द optimum transfer time to maintain proper physiological conditions and the optimized production of process. So the biomass is a key factor in the fermentation process, directly influence the performance of the fermentation system as well as the
quality or yield of the product. So the biomass level can be measured by monitoring parameters such as pack weight, packed cell volume, dry weight, turbidity, residual nutrient concentration and morphology. मॉनिटरिंग ऑफ इनोकुलम डेवलपमेंट मतलब क्या होता है इसमें कि हमें क्या करना पड़ता है, अगर हमें ज़्यादा यील्ड चाहिए या फिर हमें जो भी फर्मेंटेशन है वो प्रॉपर चाहिए, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है कि जो भी कल्चर कंडीशन से या फिर मॉनिटरिंग सिस्टम है उसे क्या करना पड़ता है, ऑप्टिमाइज़ करना पड़ता है। ठीक है। सो उसके बाद है कि हमें डायरेक्ट क्या करना है, इनोकुलम ट्रांसफ़र करना है हमारे फर्मेंटर में, या इसे हम क्या कहते हैं, स्केल अप प्रोसेस. सो द इनोकुलम इज असेप्टिकली ट्रांसफर टू द फाइनल फर्मेंटर. मतलब ये जो है, ये जो यहाँ पे स्टेप दिखाया गया है कि फाइनल वॉल्यूम में क्या कर फाइनल स्टेप में हम क्या करते हैं कि जो हमारा इनोकुलम है वो फर्मेंटर में ऐड करते हैं. फॉर द इनोकुलम which should be normally be more than 5 to 10% of the total culture volume is transferred to a sterile disposable syringe of suitable size. मतलब हम ये क्या करेंगे, हमारा जो भी फर्मेंटर है फाइनल, उसमें हम क्या करेंगे, फिर इसे हमारे इनोकुलम को ऐड कर देंगे. ठीक है. उसके बाद क्या है, ये प्रिजर्वेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इंडस्ट्रियल स्ट्रेन. मतलब ये जो भी हम इंडस्ट्रियल स्ट्रेन रहते हैं फर्मेंटेशन के लिए, जो भी यूज़ होता है स्ट्रेन, उनको हम प्रिजर्व या फिर मेंटेन कैसे करके रखना है. ठीक है. इसमें बहुत से टेक्निक्स है या फिर मेथड्स है प्रिजर्वेशन के लिए. सो हम ये वन बाय वन देखेंगे. सो द फर्स्ट, आइसोलेशन एंड प्रिजर्वेशन. मतलब हर बार आइसोलेशन करना, उसको स्क्रीनिंग करना, ये सब क्या है, लेंदी और एक्सपेंसिव प्रोसेस है. सो इसके लिए हर बार आइसोलेशन करना या फिर उनको स्क्रीनिंग करना, ये स्टेप अवॉइड करने के लिए क्या होता है कि हम उसे प्रिजर्व करके रखते हैं. एक बार हमने आइसोलेशन किया तो हमें जो डिज़ायर स्ट्रेन चाहिए उसका हम क्या करेंगे, फर्दर प्रिजर्वेशन करके रखेंगे. इसका मतलब उसे हमें जो भी उसके जेनेटिक कैरेक्टर और फिजियोलॉजिकल मॉर्फोलॉजिकल जो भी कैरेक्टर है वो वैसे ही उस स्ट्रेन के चाहिए, तो हम उसे क्या करेंगे, प्रिजर्व करके रख देंगे फॉर फर्दर फ्यूचर यूज़. सो उसमें डिफरेंट मेथड्स है. वो क्या है कि सेवरल टेक्निक्स ऑफ द प्रिजर्वेशन इंडस्ट्रियली यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फॉर. सो फर्स्ट इज द रिपीटेड सब कल्चरिंग. अब इसमें क्या होता है कि सिलेक्टेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर इनिशियली ग्रोन ऑन अगार स्लांट. मतलब जो भी हमारा सिलेक्टेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसे हम फर्स्ट क्या करेंगे, ग्रो करेंगे अगार स्लांट पे. आफ्टर सफिशिएंट ग्रोथ हैज़ टेकन प्लेस दे आर ट्रांसफर टू फ्रेश मीडियम बिफोर दे लूज देयर वायबिलिटी. इट इज़ लेस फ्रिक्वेंटली यूज फॉर प्रिजर्विंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म. मतलब ये जो रिपीटेड सब कल्चरिंग की टेक्निक है उसमें हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा डिज़ायर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसे क्या करते हैं, हम अगार स्लांट पे ग्रो करते हैं. उसके बाद आफ्टर फ्यू डेज हम उसे क्या करेंगे, सब कल्चर करेंगे. ओके. जब तक वो मीडिया जो है पूरा वो एग्जॉस्ट होने से पहले हम क्या करेंगे, या फिर मीडिया एग्जॉस्ट होने लगा तो क्या होगा, सेल उसकी वायबिलिटी लूज़ करेंगे. सो उससे पहले हम क्या करेंगे, इसे सब कल्चर कर लेंगे. पर ये क्या है, ये जो प्रोसेस है वो बहुत कम यूज़ होती है. ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए ये लैब स्केल में, लेकिन ठीक है. ओके. सो इसके एडवांटेजेस क्या है कि दिस मेथड इज़ द चीप एंड इट नो रिक्वायर्स द स्पेशल इक्विपमेंट एंड ऑल्सो इट इज़ रिकमेंडेड फॉर स्मॉल कलेक्शन सेंटर एंड रिट्राइवल इज़ ईजी. पर उसके डिसएडवांटेजेस क्या है कि चेंजेस इन फिजियोलॉजिकल एंड जेनेटिकल कैरेक्टर्स. मतलब ये इससे क्या होगा कि जो भी हमारे डिज़ायर स्ट्रेन है उसमें फिजियोलॉजिकल और जेनेटिकल कैरेक्टर्स में क्या होंगे, चेंजेस होंगे. ठीक है, या फिर म्यूटेशंस के चांसेस है. और उसके बाद ये प्रोसेस कैसी है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है. ठीक है. सो उसके बाद है स्टोरेज अंडर लिक्विड नाइट्रोजन. सो इसे क्या कहते हैं, हम क्रायो प्रिजर्वेशन भी कहते हैं. ठीक है.
इसमें क्या होता है कि वी यूज़ द क्रायो प्रोटेक्टेंट एजेंट इन द फॉर्म ऑफ 10% glycerol is used. So the industrial useful microorganisms are stored under very low temperature ranging from minus 150 degrees Celsius to minus 196 degrees Celsius. So in this method, the low temperature are created by employing the liquid nitrogen. क्रायो प्रिजर्वेशन में हम क्या करते हैं कि लिक्विड नाइट्रोजन यूज़ करते हैं, ठीक है। सो द इसमें क्या होता है कि हम इस प्रोसेस से जो भी बैक्टीरिया, फंगस, बैक्टीरियोफाजेस, वायरसेस, अल्गी, ईस्ट, एनिमल एंड प्लांट सेल्स, ये सब और टिश्यू कल्चर्स क्या करते हैं हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होती है वो कैसे होती है, रिड्यूस होती है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या करते हैं बहुत लो टेम्परेचर यूज़ करते। सो इसमें क्या होता है कि जो जो भी एम्पुल्स रहते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, जो भी हमारा कल्चर है सस्पेंशन कल्चर वो ऐड करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, उसे फ्रीज करेंगे एंड सील करेंगे, ठीक है। सो दिस फ्रोजन एम्पुल्स आर देन डिप्ड वन अबव द अदर ऑन स्मॉल एल्यूमिनियम कंटेनिंग containers at the rate of 6 ampoules per can. The perforation allow free flow of liquid nitrogen. There may be loss of viability in few cells during freezing process, but there is virtually no loss of viability during storage process. मतलब हम क्या करेंगे, जो भी हमारा कल्चर है वो सस्पेंशन कल्चर करके एक एम्पुल्स में क्या करेंगे, फ्रीज करेंगे। उसके बाद वो जो एम्पुल्स है उसे हम कंटेनर में रख देंगे और उसमें क्या करेंगे, जो भी नाइट्रोजन गैस है उसका फ्लो चालू कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या बताया गया है कि जब हम फ्रीजिंग कर रहे हैं उन सेल्स की, तब क्या हो सकता है, मे बी उनकी वायबिलिटी, सेल्स की वायबिलिटी लूज़ हो सकती है, पर उसके बाद जब हम स्टोर करते हैं उस प्रोसेस में सेल्स की वायबिलिटी लूज़ नहीं होती, ठीक है। सो दिस इज़ द स्टोरेज अंडर द लिक्विड नाइट्रोजन प्रोसेस, ठीक है। सो उसके भी कुछ एडवांटेजेस है, वो क्या है कि वायबल सेल कल्चर्स आर प्रिजर्व फॉर मेनी ईयर्स बाय दिस मेथड्स। मतलब हम क्या कर सकते हैं, इस मेथड से जो भी हमारा कल्चर है वो वायबल रख सकते हैं बहुत से ईयर के लिए, या फिर बहुत ज़्यादा ईयर के लिए हम उसे मेंटेन करके रख सकते हैं। उसके बाद है ये जो इक्विपमेंट है वो कैसा है, कॉस्टली, बट द प्रोसेस इज़ इकोनॉमिकल। जरी अगर ये कॉस्टली भी है लेकिन ये प्रोसेस कैसी है, इकोनॉमिकली फेवरेबल है, मतलब हम इसे यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद है कल्चर्स रिमेन्स वायबल अंडर दिस कंडीशन फॉर 10 to 30 ईयर्स विदाउट अंडरगोइंग एनी चेंजेस इन देयर कैरेक्टरिस्टिक। मतलब ये जो भी कल्चर्स हम इस मेथड से प्रिजर्व करके रख रहे हैं वो अबाउट 10 to 30 ईयर्स वैसे ही रहते हैं, उनमें कोई भी जेनेटिक चेंजेस नहीं आते, ठीक है। पर उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, तो वो क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस मेथड इज़ द वेरी एक्सपेंसिव। मतलब ये जो भी मेंटेनेंस है इसका वो कैसा है, थोड़ा एक्सपेंसिव है, ठीक है। तो उसके बाद है एम्प्लॉयमेंट ऑफ ड्राइड कल्चर। सो इसमें क्या है, दिस टेक्निक इज एक्सटेंसिवली फॉर द रेंज फॉर द स्टोरेज ऑफ फंगस एंड एक्टिनोमाइसिट्स, पर्टिकुलरली फॉर स्पोरुलेटिंग माइसेलियम ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या होता है कि जो भी मॉइस्ट सॉइल इज़ जनरली यूज एज अ प्रिजर्विंग मीडिया। यहाँ पर प्रिजर्विंग मीडिया क्या होता है, जो भी मॉइस्ट सॉइल होती है वो रहती है। और आगे क्या है कि मॉइस्ट सॉइल इज फर्स्ट स्टेरिलाइज एंड देन इनोकुलेटेड विद अ डिजायर्ड कल्चर एंड इंक्यूबेटेड फॉर सेवरल डेज टू अलाउ सम ग्रोथ टू ऑकर। जो भी मॉइस्ट सॉइल है इसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हम स्टेराइल करेंगे। उसके बाद इसमें क्या करेंगे, हमारा जो भी डिज़ायर कल्चर है वो क्या करेंगे, इनोकुलेट करके इंक्यूबेट कर देंगे फॉर सेवरल डेज, कि जब तक ग्रोथ नहीं आ जाती तब तक। सो द सॉइल विथ ग्रोविंग ऑर्गेनिज्म इज ड्राइड एट रूम टेम्परेचर फॉर अ पीरियड ऑफ 2 वीक।
मतलब हम इसके बाद क्या करेंगे, ये जो भी हमारा सॉइल मीडियम है विथ कल्चर, उसे क्या करेंगे, हम ड्राइड करेंगे रूम टेम्परेचर पे. सो द ड्राइड सॉइल इज देन स्टोर इन अ ड्राई एटमोसफेयर और इन अ रेफ्रिजरेटर. ठीक है, मतलब उसके बाद क्या करेंगे हम, इस सॉइल को एक तो ड्राई स्टोर करके रखेंगे जो भी ड्राई एटमॉस्फेयर है वहाँ पे, या फिर रेफ्रिजरेट करके रख देंगे. उसके बाद है लायोफिलाइजेशन. लायोफिलाइजेशन इज द वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट मेथड फॉर लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. और इससे हम क्या क्या करते हैं कि फंगस का प्रिजर्वेशन करते हैं, वायरसेस, बैक्टीरिया, एंजाइम्स, टॉक्सिन्स, सम सेरा एंड अदर नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हम क्या कर सकते हैं, इससे प्रिजर्वेशन करते हैं. ठीक है, सो इट इज़ अ कन्वेनियंट मेथड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कल्चर्स. सो इसमें क्या होता है कि लायोफिलाइजेशन ऑल्सो कॉल्ड एज अ फ्रीज ड्राइंग. ओके, इट इन्वॉल्व्स द फ्रीजिंग ऑफ कल्चर followed by its drying under vacuum, which results in the temporary inhibition of metabolic activities of microorganism. मतलब हम इसमें क्या करते हैं, फर्स्ट कि फ्रीजिंग करते हैं, फ्रीज ड्राइंग करते हैं. ठीक है, और कल्चर जो भी है उसको फ्रीज करने के बाद ड्राई कैसे करते हैं, तो जो भी हम वैक्यूम होता है उसके हेल्प से क्या करेंगे, उसे ड्राई करेंगे. ठीक है, सो इसका इसलिए इसको क्या किया कहा जाता है, फ्रीज ड्राइंग भी कहा जाता है. ठीक है, सो दिस मेथड इज़ यूज फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ मास्टर कल्चर्स. हमने देखा मास्टर कल्चर की कंसेप्ट. तो ये जो मास्टर कल्चर्स है उसे प्रिजर्व करके रखने के लिए हम क्या करते हैं, लायोफिलाइजेशन मोस्ट ऑफ यूज़ करते हैं. ठीक है, सो दिस टेक्निक कंसिस्ट सम स्टेजेस. सो हम वो स्टेजेस स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे देखेंगे. ठीक है, उसमें क्या होता है कि फर्स्ट कि ऑर्गेनिज्म इज अलाउड टू ग्रो टू मैक्सिमम स्टेशनरी फेज ऑन अ सुटेबल स्टेराइल मीडियम. जो भी हमारा कल्चर है हम उसे क्या करेंगे, ग्रो करेंगे. ठीक है, जब तक मैक्सिमम उसकी स्टेशनरी फेज क्या होती है, अचीव नहीं हो जाती. उसके बाद है कि सेल्स आर सस्पेंडेड इन अ प्रोटेक्टिव मीडियम लाइक मिल्क, सीरम और सोडियम ग्लूटामेट. ये जो भी मीडियम है, मिल्क होगा या फिर सीरम होगा या फिर सोडियम ग्लूटामेट होगा, इसमें हम क्या करेंगे, सेल्स सस्पेंड करेंगे. ठीक है, उसके बाद फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सस्पेंशन आर ट्रांसफर टू अ ग्लास एम्प्यूल्स. जो भी ग्लास एम्पूल्स है उसमें क्या करेंगे, हम हमारा सस्पेंशन ऐड करेंगे. उसके बाद एम्पूल्स आर देन फ्रोजन बाय इमर्सिंग इनटू अ फ्रीजिंग मिक्सचर ऑफ dry ice and alcohol at 78 degrees Celsius and are subjected to high vacuum until evaporation takes place completely. मतलब हम फर्स्ट क्या करेंगे, इसे फ्रीज करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, वो वैक्यूम की मदद से उसको क्या करेंगे, ड्राई करेंगे. ठीक है, देन एम्पूल्स आर देन सील एंड स्टोर इन अ रेफ्रिजरेटर. मतलब उसके बाद क्या करेंगे, हम जो भी हमारा सैंपल तैयार हुआ है कैसे, फ्रीजिंग एंड आफ्टर ड्राइंग, उसे हम क्या करेंगे, रेफ्रिजरेटर में स्टोर करके रखेंगे. ठीक है, सो इस मेथड के एडवांटेजेस क्या है, तो फर्स्ट कल्चर वंस ड्राई नीड्स नो फर्दर अटेंशन. मतलब हमने एक बार उस कल्चर को ड्राई कर दिया तो फिर हम उसे बार बार हमें उसे रिकवर करने की या फिर सब कल्चर करने की ऐसे कुछ भी ज़रूरत नहीं. जैसे हमने देखा कि सब कल्चरिंग में क्या करना पड़ता है, थोड़े दिनों बाद हमें उसे सब कल्चर करना पड़ता है, वैसा इस स्टेप में कुछ नहीं है. हमने एक बार कल्चर हमारा लायोफिलाइज या फिर फ्रीज ड्राई कर दिया तो उसके बाद हमें ये जब चाहिए तब भी हम इसे लेंगे. उसके बाद इट नीड्स वेरी चीप स्टोरेज इक्विपमेंट लाइक रेफ्रिजरेटर एंड इसे हम इसे स्टोर कहाँ पे करते हैं, तो सिर्फ रेफ्रिजरेटर में. लेकिन इसका एक डिसएडवांटेजेस क्या है कि दिस इज़ अ एक्सपेंसिव एंड नीड्स एक्सपर्टाइज. ये जो प्रोसेस है वो कैसी है, थोड़ी एक्सपेंसिव है और इसको परफॉर्म करने के लिए कौन चाहिए, एक एक्सपर्टाइज या फिर एक्सपर्ट पर्सन चाहिए. उसके बाद जो टेक्निक है वो है स्टोरेज विथ मिनरल ऑयल.
So the many microbes can be successfully preserved for long term और for the long time. ये जो मिनरल ऑयल की प्रिजर्वेशन मेथड है, इससे हम क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए सक्सेसफुली माइक्रोब्स क्या कर सकते हैं, स्टोर करके या फिर प्रिजर्व करके रख सकते हैं. और ये जो मेथड है वो कैसी है, वेरी चीप एंड ईजी मेथड. सो इन दिस मेथड द ट्यूब्स विथ स्टेराइल agar slant आर इनोकुलेटेड विथ अ गिवन कल्चर. मतलब हम हमारा जो भी कल्चर है उसे क्या करेंगे, स्टेराइल स्लांट पे क्या करेंगे, इनोकुलेट करेंगे. सो द ट्यूब्स आर इंक्यूबेटेड टिल सफिशिएंट ग्रोथ ऑफ द गिवन माइक्रोब्स टेक्स प्लेस. और ये जो हमारे माइक्रोब्स है उसको सफिशिएंट अमाउंट में ग्रोथ होने तक हम क्या करेंगे, उसे इंक्यूबेट करेंगे. आफ्टर दैट द ग्रोन अप कल्चर इज कवर्ड विद द सुटेबल मिनरल ऑयल टू डेप्थ ऑफ अबाउट 1 सेंटीमीटर. उसके बाद हम क्या करेंगे, मिनरल ऑयल की ऐड करेंगे या फिर मिनरल ऑयल ऐड करेंगे अबव द टॉप ऑफ द स्लांटेड सरफेस यूजिंग स्टेराइल टेक्निक. और उसके बाद क्या करेंगे कि ओवरलेड कल्चर कैन बी स्टोर एट द रूम टेम्परेचर और प्रेफरेबली एट लो टेम्परेचर बाय अबाउट 15 डिग्री सेल्सियस. उसके बाद क्या करेंगे, हम इसे स्टोर करके रखेंगे, रेफ्रिजरेटर करके रखेंगे. ठीक है, ठीक. उसमें क्या है कि पैराफिन ऑयल स्पेशली यूज फॉर दिस मेथड. इसके कुछ एडवांटेजेस है, वो क्या है कि दिस मेथड of maintenance has the unique advantages that you can remove some of the growth under the oil with a transfer needle, inoculate a fresh medium and still original culture can be preserved. मतलब हम उससे क्या कर सकते हैं कि हम जो भी ग्रोथ है सेल्स की वो क्या कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं. और जो भी मीडियम है उसे फिर से फ्रेश मीडियम इनोकुलेट भी कर सकते हैं. ठीक है, पर उसके डिसएडवांटेजेस क्या है कि चेंजेस ऑफ एयरबॉर्न कंटेमिनेशन ड्यूरिंग सब कल्चरिंग आर मोर. मतलब हमें इसे जब भी सब कल्चर करना हो तो कंटेमिनेशन के चांसेस इसमें रहते हैं. उसके बाद द चांसेस ऑफ म्यूटेशंस आर मोर. मतलब म्यूटेशंस के चांसेस भी कैसे है, ज़्यादा है इसमें. सो नेक्स्ट इज द रिटार्ड ग्रोथ और इनएबिलिटी टू स्पोरुलेट ऑन रिट्राइवर. ओके, सो ये क्या है, विथ मिनरल ऑयल जो प्रिजर्वेशन मेथड है उसमें ये सारे टर्म्स आते हैं. ठीक है, उसके बाद है स्टोरेज इन सॉइल्स. अब इसमें क्या है कि स्पोर सस्पेंशन इन स्टेराइल वाटर इज poured into a culture bottle containing twice autoclaved loam soil. ओके, मीन्स 20% मॉइस्चर. जो भी स्पोर सस्पेंशन है इन अ स्टेराइल वाटर इज poured into a culture bottle containing twice autoclaved loam soil. हम सॉइल में क्या करेंगे, इसे ऐड करेंगे और कल्चर बॉटल जो है उसमें सॉइल जो है हमारी ऑटोक्लेव की हुई उसमें क्या करेंगे, हम सस्पेंशन ऐड कर देंगे. उसके बाद है कि हम इससे क्या कर सकते हैं, जो भी फंगल है या फिर जो भी फंगस है उसे हम क्या कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं. ठीक है, तो द फंगल ग्रोथ इज अलाउड फॉर फ्यू डेज एंड देन स्टोर विथ लूज कैप्स इन अ रेफ्रिजरेटर. हमने जो भी बॉटल में सॉइल है, सॉइल मीडियम है, उसमें क्या किया हुआ है, स्पोर्स ऑफ सस्पेंशन ऐड किया हुआ है. ठीक है, सो उसके बाद क्या करेंगे हम कि फंगल ग्रोथ को होने देंगे और उसके बाद क्या करेंगे, उसका जो कैप है उसे लूज रख के स्टोर कर सकते हैं. ठीक है, सो इसका एडवांटेजेस क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है, चीप और कन्वीनियंट मेथड है बहुत. और इट इज़ फ्री फ्रॉम माइट्स infestation, and also it is, though some variations can occur, the cultures are stable and survive up to 10 years. मतलब हम इसे क्या कर सकते हैं, 10 years के लिए प्रिजर्व करके रख सकते हैं. उसके बाद जो मेथड है वो है सिलिका जेल स्टोरेज. सो द मैककार्टनी बॉटल्स is filled partially with medium grain non indicating silica gel and sterilized by dry heat. मतलब ये जो है हम इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट कि
आफ्टर दैट द बॉटल्स आर केप्ट इन अ ट्रे ऑफ वाटर टू द डेप्थ अबव द लेवल ऑफ द जेल। उसके बाद क्या करेंगे हम, ये जो बॉटल्स उसे क्या करेंगे, एक ट्रे में रखेंगे। ठीक है, सो द वाटर इज फ्रोजन बाय प्लेसिंग द ट्रे इन अ डीप फ्रीज with the temperature -17 degree to -102 डिग्री सेल्सियस। सो नेक्स्ट क्या होगा कि हम क्या करेंगे, स्पोर सस्पेंशन आर प्रिपेयर इन अ स्टेराइल एंड कूल्ड 5% skim milk and added to silica gel crystals in a tray of frozen water using pasture pipette and waited 3 quarters to avoid over saturation। उसके बाद क्या करेंगे हम कि जेल बॉटल्स आर लेफ्ट इन द आइस बाथ फॉर अबाउट 20 minutes until the ice around them have melted the little। So the crystals are agitated to ensure thorough the dispersion of the suspension। So the bottles are dried with the caps loose for 10 to 14 days at 25 degrees Celsius until the silica gel crystal separates। So the bottles are reserved down from tight and store over indicator silica gel in airtight container at 4 degrees Celsius। So the indicator gel requires replacement once or twice in the year। बॉटल जो है हमारे या फिर सिलिका जेल कल्चर जो है वो क्या करेंगे हम सिलिका जेल में स्टोर करके रख देंगे। ठीक है, सो और इसे आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, एट टाइट कंटेनर में पैक करके 4 डिग्री सेल्सियस पे रेफ्रिजरेट करके रख देंगे। और ये जो हम यहाँ पे जेल यूज़ कर रहे हैं इंडिकेटर जेल, उसे क्या किया जाता है कि रिप्लेसमेंट चाहिए, एक तो साल में एक बार या फिर साल में 2 बार। ठीक है, इस मेथड के एडवांटेजेस क्या है कि दिस मेथड इज सिंपल, ठीक है, एंड इट इज़ सुटेबल फॉर ओमाइसीड्स फंगी एंड इट इज़ स्टेबिलिटी इन सम कल्चर्स लाइक एस्परजिलस इज मोर। मतलब ये जो मेथड है, ठीक है, सो इसकी स्टेबिलिटी अच्छी है एस्परजिलस के लिए। सो हम एस्परजिलस कल्चर क्या कर सकते हैं, इस मेथड से सक्सेसफुली प्रिजर्व करके रख सकते हैं। लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस क्या है कि रिपीटेड रिट्राइवल कैन रिजल्ट कंटेमिनेशन। मतलब हमें इसे क्या करना पड़ता है कि रिट्राइवल करना पड़ता है। सो इसकी वजह से कंटेमिनेशन के चांसेस बढ़ते हैं। एंड इट इज़ सुटेबल ओनली फॉर फंगस। मतलब हम ये जो टेक्निक है ये सिर्फ क्या कर सकते हैं, फंगस के लिए यूज़ कर सकते हैं।